बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द इवनिंग सेशन। मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि यहाँ पर हर आने वाली हुकूमत जमहूरियत के नाम पर आती है और अवाम के वोट से मुंतखब होकर तो आती है, लेकिन एहतसाब के नाम पर रुखसत हो जाती है। लेकिन एहतसाब का अमल आज तक भी यहाँ पर मुकम्मल ना हो सका और शायद यही वजह है कि आज इदारों में इस कदर करप्शन है कि इसका एहतसाब करने वाला कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर सकता और एहतसाब करने वाला कोई इदारा भी नहीं है। शायद ये करप्शन इस कदर मजबूत हो चुकी है कि अब इसके ऊपर कोई बात करने वाला भी अब इसकी खुद जद में आ सकता है। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने भी नैब के ऊपर खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वजीर आजम साहब नैब को ये कहना चाह रहे हैं कि नैब अपने दायरे में रहे वरना कार्रवाई करेंगे। नैब पहले ही इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं रहा है और एहतसाब के नाम पर नैब के ऊपर जो सवालात उठते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वजीर आजम को क्यों जरूरत पेश आई कि उन्होंने नैब जैसे इदारे के ऊपर सवालिया निशान पैदा किया और उंगली क्यों उठाई। लेकिन जरदारी साहब भी पीछे नहीं रहे। वजीर आजम की स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ नैब ही नहीं, आपका FIA भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। तो ये वजीर आजम साहब ने पीपल्स पार्टी की प्रोटेक्शन में स्टेटमेंट दिया है या अपनी पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही थी जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट दिया है। बहुत ही अहम स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के वजीर आजम की जानिब से आया है, लेकिन साथ साथ में एक स्टेटमेंट और आया है, हुकूमतें अवाम के वोटों से बनती हैं और तोड़ना कोई और तोड़ता कोई और है। अब ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। बहुत ही सिग्निफिकेंट दोनों स्टेटमेंट्स हैं कि अवाम के वोटों से हुकूमतें आती हैं और तोड़ता कोई और है। इस वक्त वजीर आजम साहब को क्यों ऐसा लग रहा है या क्या कोई ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से वजीर आजम साहब इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमतें तोड़ने के लिए क्या अभी भी मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उनके इस जमहूरी प्रोसेस को कोई सबोताज कर सकता है और वो कौन हो सकता है? क्या वो फिर एक बार नैब के जरिए हो सकता है? और अगर नैब के जरिए हो सकता है तो उसमें कितनी सच्चाई होगी, इसी पर आज बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रऊफ ताहिर साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। कर्नल असद साहब हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सलमान आबिद साहब हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी ज्वाइन करने के लिए। रऊफ ताहिर साहब, मैं आपसे पहला कमेंट लेना चाहूंगी कि पाकिस्तान के वजीर आजम को नैब के हवाले से ये स्टेटमेंट इस वक्त क्यों देना पड़ी? क्या वजूहात हो सकती है, क्या बैकग्राउंड हो सकता है? वजूहात और बैकग्राउंड तो जो भी हो, लेकिन सच्ची बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर के इस बयान से कोई अच्छा तासुर नहीं गया है। आप देखें कि उनका ये बयान आने के बाद कल दोपहर में, शाम में और आज सुबह के टॉक शोज में भी जो गुफ्तगू हुई, उससे तासुर यही गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब असल में खुद एहतसाब के अमल से परेशान हो गए हैं और वो देख रहे हैं कि एहतसाब शायद उनके रुफ़क़ा तक और उनके सियासी हलीफ जो है, जो माजी में रहे, अब अपोजिशन में है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि अगर उन्हें 2.5 साल आराम और सुकून के साथ गुजारने हैं तो उसके लिए जरूरी है कि अपोजिशन जो है वो उनके साथ तामुन करे। मतलब यह है कि जो अपोजिशन का फ्रेमवर्क था, अब ये एहतसाब भी उसकी जद में आ रहा है। नहीं, देखें आलिया, मसला ये असल में कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से एहतसाब का अमल जो है ना, ये एहतसाब की नीयत की बजाय सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अब मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने एहतसाब का अमल शुरू किया, लेकिन फिर हमने देखा कि जिन्होंने अतात कबूल कर ली वो पाक साफ हो गए और वो नैब ज़दा वज़रा तक बने ना। जब पीपल्स का पार्टी के अंदर पैट्रियार्क तख्लीक किए गए, फैसल सालेहियात थे, कुछ और लोग थे, तो ये सब वो लोग थे जिनके खिलाफ नैब में केसेस चल रहे थे। और पीर पगारा ने तो बड़ी अहम बात कही थी, मरहूम पीर पगारा ने, कि जिन्होंने अपना बेकरियां हजम कर ली थी वो छूट गए और जिन्होंने पेस्ट्रियां खाई थी वो बेचारे पकड़े गए। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नैब के कानून में बेहतरी की जरूरत है, उसे रिफॉर्म करने की जरूरत है। लेकिन जो नैब है उसके ऊपर ही ये सवालात है, मेरी बात, तो फिर ये उधर ही आ रहा हो जाएगी तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उधर ही आ रहा हूँ। COD में भी इस बात का एतराफ किया गया कि नैब के कवानीन को रिफॉर्म करना चाहिए, सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए। गुज़श्ता 5 साल में जो जरदारी और गिलानी साहब की हुकूमत थी, जिस पे बहस होती रही कि जी इत्तेफाक राय के साथ एक बिल लाए जिसके जरिए एहतसाब का अमल जो ज्यादा शफाफ और मौसर बनाया जा सके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2.5 साल इन्हें भी हो गए हैं। इसमें शक नहीं है जी
कि एहतसाब के अमल को होना चाहिए। ये कहना कि जी लोग हुकूमतें बनाते हैं, ठीक है लोग हुकूमतें बनाते हैं, लेकिन 5 साल के लिए हुकूमतें किसी कायदे ज़ाब्ते की पाबंद भी होती है ना। चेक्स एंड बैलेंस जो है वो अगले इलेक्शन में अवाम ही ने नहीं करना, बल्कि इन 5 सालों के दौरान भी पार्लियामेंट भी एहसाब करती है, मीडिया भी एहसाब करता है, अदलिया भी एहसाब करती है, और एहसाब के बाकी इदारे भी वजूद में लाए जाते हैं ताकि चेक्स एंड बैलेंस का नाम जो है वो अमल में आए। दुरुस्त है, किसी मासूम और शरीफ आदमी के घरों में छलांगे लगा के अंदर दाखिल नहीं हो जाना चाहिए। और ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही जिस तरह मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और बाद में पता चलता है जी कुछ नहीं निकला, आदमी बेगुनाह था। इन तमाम मामलात की सलाह बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस अंदाज में गुफ्तगू की है उसका तासुर बड़ा मनफी गया है। तासुर मनफी क्या है? कर्नल साहब आप क्या कहेंगे वजीर आजम की स्टेटमेंट के ऊपर? सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह का ये कमेंट आया है कि वजीर आजम की स्टेटमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, उसको पॉजिटिव अंदाज में लें। अब वजीर आजम सब कह रहे हैं कि एहतसाब नहीं होना चाहिए, नैब अपने दायरा कार में रहे, तो इसके ऊपर मनफी और मुस्बत क्या चीज होनी चाहिए? मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि कल की स्टेटमेंट जिस तरह और जिस पराये में की गई है वो तो ऐसा महसूस होता है कि ये नैब को डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नैब को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई? बिकॉज नैब ने काम शुरू किया अब उसमें, क्योंकि जिन जिन केसेस पे वो वर्किंग कर रहे थे वो अब उनमें थोड़ी तेज़ी आनी शुरू हुई, उनमें उन्होंने डेडलाइंस को देना शुरू किया, टारगेट लाइंस को देना शुरू किया, ठीक है। और वो जो डेडलाइंस हैं वो इनके केसेस पर भी आ रही हैं। आप मुझे बताइए ना, एक केस जो है जो 31 मार्च की डेडलाइन दी है वो है कि जो रायविंड से इनके घर तक अंदर जाके रोड बना है 12.5 करोड़ का, ठीक है, एक उसको वो फाइनलाइज करने लगे। इसके अलावा इसी फैमिली के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर की जो फैमिली है, 12 जो केसेस हैं या रेफरेंसेस हैं वो तो नैब के ऑलरेडी मौजूद हैं, डेफिनेटली उनके अंदर भी तेजी आनी है, कोर्ट में भी है, वो सुप्रीम कोर्ट और उसके ऊपर भी और उनके ऊपर स्टे ऑर्डर चल रहा है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, इवन फॉर दैट मैटर पीटीआई है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, इनका माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है। इनका माइंड सेट ये है कि इनको क्योंकि अवाम ने इलेक्ट किया है, जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं इसके बाद पूरा मुल्क इन्होंने यरगमाल बना लेना है, इनके डिस्पोजल पे चले जाना है, ये स्याह करें सफेद करें। इन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को टू बी वेरी ऑनेस्ट तबाह करके रख दिया हुआ है, ठीक है ना। ये चाहते हैं कि जो कुछ भी करना चाहते हैं, जिस तरह मुल्क को चलाना चाहते हैं ये चलाएं, मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनके अंदर बिलियंस की करप्शन करते हैं, इनको कोई पूछने वाला ना हो। व्हाई? बिकॉज दे आर द वन हु आर द रूलर्स। आई नेवर कॉल्ड देम टू बी द लीडर्स, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं ना उनका लबो लहजा इस तरह का होता है, ना वो मुल्क को ऐसे चलाते हैं। मुझे आप बताइए, एक वो आदमी जो रियली डेड ऑनेस्ट होगा, क्या वो कोई भी प्रोजेक्ट करता है वो अपने आप को साफ शफाफ क्यों नहीं कहता? इन्होंने सारी मैट्रोस बनाई हैं, क्या किसी एक का भी इन्होंने ऑडिट कराया? अब नैब उसके ऊपर आ रहा है। नंदीपुर का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर नैब काम कर रहा है। यानी यू मीन जो काम ये कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं, लेकिन नंदीपुर के हवाले से तो राना सनाउल्लाह सब कह रहे हैं कि अगर पंजाब की तरफ नैब आता है तो उसको वेलकम करेंगे। वो इसी तरीके से वेलकम ऐसे करेंगे ना जैसे कल नवाज शरीफ साहब ने वेलकम किया। फिर उन्होंने ये तो कह दिया कि जी इनको अपने दायरे इख्तियार में काम करना चाहिए। टू माई माइंड नैब अपने दायरे इख्तियार के अंदर ही काम करता है, और उससे भी हटके मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि उनको ये भी कोट करना चाहिए था कि वो कौन से लोग हैं कि जिनके घरों पे छापे मारे गए, जिनके दफ्तरों पे छापे मारे गए, वो उनको भी तो कोट करते हैं ना। इन्हीं के, यानी अब स्टेट ये आ गई है, ये जो पॉलिटिकल रूलर्स हैं ये चाहते हैं कि ये सारे के सारे खुद इनका खानदान, इनके साथ जो बिजनेस अलाइज हैं, इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, किसी के ऊपर सलमान आबिद साहब आप क्या कहेंगे कि इस वक्त वजीर आजम ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है? क्या ये कॉस्ट है जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक फार्मो तफहीम चल रही थी, एक फ्रेंडली अपोजिशन चल रही थी, उसकी कॉस्ट की बुनियाद पर है, या मुस्लिम लीग नून खुद इस वक्त एहतसाब के अमल से गुजरने से गुरेज कर रही है और उनके ऊपर हाथ डालने के लिए कोई नैब कार्रवाई करना चाहता है, इस वजह से ये स्टेटमेंट? इसी नैब के को जस्टिफाई करती थी PMLN अभी जिस वक्त ये मामला चल रहा था कराची में MKM के खिलाफ और कराची में पीपल्स पार्टी के खिलाफ। मैंने उस वक्त भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि जिस वक्त ये पंजाब में शुरू होगा, नवाज शरीफ उस पर लीड करेंगे ये कहने के लिए कि जी हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एहतसाब, जैसे रऊफ ताहिर साहब ने कहा, एक मजाक बन के रह गया है। अब ये देखिए इमरान खान साहब एहतसाब की कितनी बातें करते थे, जो उन्होंने एहतसाब कमीशन के साथ किया
और हामिद खान साहब ने जो बातें कह दी हैं उससे भी आपको सीरियसनेस नजर आती है पीटीआई की भी, कि कितना वो ज्यादा आगे जाना चाहते थे इस मामले में। पीएमएलएन का प्रॉब्लम ये है कि पीएमएलएन ये समझती है कि जनाब आप जो कुछ करना चाहते हैं हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप हमारे पास ना है। देखिए ना, अब ये जो ऑरेंज ट्रेन का मामला है, पहले एडवोकेट जनरल पंजाब ने रिजाइन किया, फिर ख्वाजा हारिस साहब जो उनके वकील हैं उन्होंने कल समाअत करने से उन्होंने कहा मैं इसकी केस की मजीद पैरवी नहीं करता। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये कहते थे, खुद शहबाज शरीफ के अल्फाज में बता रहा हूं, कि ये सी पैक का हिस्सा है, ठीक है। और सबकी फर्स्ट ब्रीफिंग में ये चीज आप भी वहां पे थी, मैं बताता हूं, सुने रहा। फिर उसके बाद जो है ये इन्होंने कहा कि सी पैक का हिस्सा है। उसके बाद जनाब अब ख्वाजा हारिस साहब भी कहते हैं कि मुझे तो कहा गया था ये सी पैक का हिस्सा है, तो मैं तो जाके वही बात करता था, ठीक है। अब आप उस पर गर्मी को खा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि आपने हमें जस्टिफाई सही तरीके से नहीं किया, उसका किसी और को ले ले आप। सवाल ये है कि अब अगर मुझे नैब जो है अगर वो पंजाब में कार्रवाइयां शुरू कर रहा है, सेक्रेटरी खजाना था वो भी रिजाइन मैं कह रहा हूं अगर आप देखिए ना, बात यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि नैब जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन रिफॉर्म किसी सियासी जलसे में नहीं होती। रिफॉर्म्स का पॉइंट तो फिर इमरान खान करता था ना, जिस तरह से धरने मारता था, फिर वो वाला काम ना करें। रिफॉर्म्स का तरीकाकार ये होता है कि आप बैठे उनके साथ, आप नैब तो आपके साथ मातहत है ना जी, आप उनके साथ बैठे हैं, जहां जहां आपको प्रॉब्लम है आप उनसे रिजॉल्व करें। और ये इस तरह से अगर आप उसको बनाएंगे तो उससे वो जो रऊफ ने कहा ना बिल्कुल ठीक बात की है कि परसेप्शन नेगेटिव हो जाएगा। हुकूमत की नीयत पाए अच्छी भी हो ना, उसको लोग ये लेंगे, देखा अब मामला क्योंकि पंजाब में शुरू हो रहा था इसलिए वो बोल पड़े। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अभी भी इस मामले को कूल करना चाहिए हुकूमत को, और नैब के साथ जो भी अगर उनकी रिजर्वेशन है वो टेबल टॉक के साथ डिस्कशन में आना चाहिए अगर आपको कुछ पॉइंट्स के ऊपर इतराजात है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए जरदारी साहब, अल्ताफ हुसैन साहब उस पिच पर अब नवाज शरीफ खड़े हो गए। अब वो सेम पेज पर आ गए जहां वो कहते हैं कि जी एहतसाब जरूर होगा, लेकिन वो हमारी शराइत पे होगा। जब वो आपकी शराइत पे होगा तो इसका मतलब है कि वो हमारे मुखालिफिन के खिलाफ होगा, ठीक है, हमारे पर नहीं होगा। यही वो भी कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले, यही वो पहले एमकेएम कह रहे थे। सो मुझे लगता है कि ये मामला काफी डिस्टर्ब हो गया, एक बात। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को जो गिला है असल में वो ये है कि जी हमें तो लोगों ने वोट दिए होते हैं। अब उनका इशारा ये है, जो उन्होंने कोई बात नहीं की है, उनका ख्याल ये है कि नैब को कोई और रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। वो जो जुमला उन्होंने कहा है ना, वो इनडायरेक्टली उन्होंने अवाम के वोटों से एस्टैब्लिशमेंट को कहा है ना, के लिए कोई और आ जाता है, वो तो एस्टैब्लिशमेंट को कहा है ना। उसका मतलब है कि नैब के अंदर, मुझे याद है वो खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि हम तो हैरान इस बात पे हैं कि ये अचानक नैब में जान कैसे आ गई है, क्योंकि हमने तो उसको बेजान बनाया हुआ था, इसमें जान किसने डाली है उसको टोले। तो उसका मतलब है कि यहां पर भी किसी ने जान डाल दी है। नवाज शरीफ साहब ये कहना चाह रहे हैं, वरना हम तो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। सो मैं ये समझता हूं कि देखिए एहतसाब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली फौजियों ने भी मिसयूज किया है और हमारी सिविलियन ने भी मिसयूज किया है। बदकिस्मती से हिस्ट्री इसकी कोई अच्छी नहीं है। इसलिए अब अगर आप एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना जमहूरी मुकदमा ठीक करना चाहते हैं, तो अपने इर्द गिर्द और अपने साथ जो कुछ इसमें है इसको आने दे सामने, लेकिन लोगों को सामने लाने दे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अगर नहीं होगा, हुकूमत आती है उसके खिलाफ तो एहतसाब नामुमकिन है, अगर नहीं होगा, दूसरी ऑपोजिशन होती है वो मुकमका कर लेती है। अब तो देखिए ना, अपोजिशन के साथ तो कुछ नहीं होगा ना। वो जो बात कहते थे वो चौधरी निसार साहब ने की ना, मैंने तो नहीं की। चौधरी निसार साहब ने कहा कि जो बात इमरान खान करते थे धरने पे वो ठीक कहते थे, मुकमुका है, और वो पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान तो सब जानते हैं कि मुकमुका है, वरना वही शहबाज शरीफ की बातें हम तो सुनते थे। एहतसाब के नाम पर हम क्या क्या कुछ करेंगे वो सब खत्म हो गया, सीट के लेकर आएंगे वो सब खत्म हो गया ना। अच्छा, इसलिए अब ये जो इन्होंने कहा, रऊफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मुशर्रफ के दौर में बेशुमार मसाइल पैदा हुए करप्शन के नाम पर। किसने करना था एहतसाब? इसी हुकूमत ने करना था ना, इस हुकूमत ने तो नहीं किया। और इस हुकूमत में तो माशाल्लाह मुशर्रफ की लोग बैठे हुए हैं, इस हुकूमत के वुज़रा हैं वो तो बाकायदा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारा सिविलियन मुकदमा भी ठीक नहीं है और हमारा मिलिट्री मुकदमा भी ठीक नहीं है एहतसाब के नाम पर। हमने इदारों को मिसयूज किया। यहाँ पर ब्रेक लेनी है और मिसयूज का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर है कि हम एहतसाब के नाम पर जो भी आता है वो एहतसाब के नाम पर तो आता है, लेकिन एहतसाब कभी नहीं हो पाता। उसकी वजूहात क्या है? हम एहतसाब के इदारों को मजबूत नहीं कर पाते, या फिर जो भी हुकूमत आती है वो इसी तरह से एहतसाब के इन इदारों को डरा धमका कर, जैसा ही नवाज शरीफ साहब ने अब किया है कि उनको डराने की कोशिश की है कि अपने दायरे कार में रहकर काम करें। अगर ऐसा ही होता रहा तो एहतसाब का ये मजाक कब तक चलता रहेगा? और अगर इसके पीछे कोई और फैक्ट्स हैं तो वो क्या है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। और बात हो रही है एहतसाब, ये मजाक है या एहतसाब है। और नैब जैसे इदारे के ऊपर, जहां पर बहुत सारे नैब के ऊपर सवालात हमेशा से उठाए जाते रहे और कभी भी ये नहीं समझा गया कि नैब एहतसाब कर सकता है। और सलमान आबिद साहब ने जो पॉइंट उठाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि नैब को क्या कहीं और से डायरेक्शंस आ रही हैं। हमने देखा कि आर्मी चीफ साहब ने भी ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि करप्शन के खिलाफ भी एक किस्म का उनका अज़्म था कि वो करप्शन भी मुल्क से खत्म करेंगे। तो क्या ऐसा है कि नैब में जो कार्रवाई अब नैब करने जा रहा है, अब उसके पीछे फोर्सेस या एस्टैब्लिशमेंट की भी पुष्टपनाही हासिल है या नहीं है? रऊफ ताहिर साहब, आप क्या समझते हैं कि नैब, क्योंकि जिस तरह से सलमान आबिद साहब ने कहा कि कभी भी इतना इंडिपेंडेंट नहीं हो सका है, और नैब के एक ऑफिसर ने लाहौर हाईकोर्ट में खुद अपने बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं कर सके क्योंकि पीपल्स पार्टी खुद हुकूमत में थी। तो यानी कि वो कभी भी इंडिपेंडेंट तो नहीं हुआ। अगर आज कार्रवाई करने की कोई हिम्मत जुटा पा रहा है तो उसकी क्या वजूहात है? क्या बैकग्राउंड पे क्या वाकई एस्टैब्लिशमेंट है? देखिए, इससे कई वजूहात हो सकती हैं। मसलन ये कि मीडिया बड़ा ताकतवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगरचे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जब कैमरा ऑफ द कैमरा कि बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उनके खिलाफ तो बात हो सकती है, लेकिन कुछ और लोगों के खिलाफ जो बज़ाहिर हुकूमत में नहीं है उनके खिलाफ लिखना या बात करना मुश्किल है। वो एक अलग मसला है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। ये शायद कारी ना पाए, लेकिन डीएचए के मामले पर हमने देखा कि मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ कि जिस तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं, लेकिन यह है कि हमने देखा है कि डीएचए के मामले पर जो करप्शन हुई उसमें जिन जिन लोगों के नाम आए, कियानी साहब के भाई का नाम आया और उनको भी अदालत में पेश होना पड़ा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने भी और खासकर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब ने भी ये खुलकर कह दिया कि नो टॉलरेंस फॉर करप्शन। ये इसमें कोई शक नहीं है जी, इसमें कोई शक नहीं है। ये अलग बात है कि कियानी साहब के भाइयों के खिलाफ जो मामला था या एक भाई के खिलाफ जो मामला था उसमें शायद डीएचए ने यह मौक़िफ़ लिया और शायद ये दुरुस्त हो कि वो रिकॉर्ड जो है हम जीएचक्यू की इजाज़त के बगैर जो है ना नैब के सुपुर्द नहीं कर सकते। उसमें कुछ होंगे मसाइल होंगे, ज़ाहिर बात है। मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ ना आलिया, वो ये है कि आम आदमी का इस पे एतबार कायम रहना चाहिए कि एहतसाब के लिए गैर सियासी और गैर जमहूरी अनासर ही में एहतसाब हो सकता है उनके दौर में। आम आदमी का इस पे एतबार कायम रहना चाहिए कि जमहूरी हुकूमतों में भी, सियासी हुकूमतों में भी एहतसाब हो सकता है। इसलिए जनरल राहील शरीफ और उनके मौजूदा रफ़क़ाए-कार जो है, मुझे यकीन है कि उनके गैर सियासी अज़ाइम हैं। और जनरल साहब तो कह भी चुके हैं, 10 महीने पहले कह चुके हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, ना मेरी ये ख्वाहिश है वगैरह वगैरह। आज़म साहब ने अभी कह दिया है कि अभी 10 माह पड़े हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो आर्मी चीफ कह रहे हैं उसी के मुताबिक फैसला होगा। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो ये बता रहे हैं कि हमारे कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, हम कोई अपने इक़्तिदार के लिए कोई ज़मीन हमवार नहीं कर रहे हैं या इक़्तिदार में अपने लिए कोई हिस्सा नहीं मांग रहे हैं, हम अपना आईनी रोल अदा करना चाहते हैं। और अपना आर्मी चीफ के बकौल वो तो एक्सटेंशन भी नहीं लेंगे जो दी जा सकती है। पिछले आर्मी चीफ को दी थी 3 साल के लिए, और इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो तो आपने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है ना, लेकिन हम आपकी इस ख्वाहिश के पाबंद तो नहीं है। अगर हम चाहें कि आपकी एक्सटेंशन जो ज़रूरी है कौमी मफाद के लिए और ज़रब मोमन के मकासद हासिल करने के लिए, तो आपको वो कबूल कर लेनी चाहिए। वो मैं जो बात कह रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि ये तासुर आम आदमी तक चला गया है कि पसे पर्दा जो लोग कार्रवाइयां किया करते थे ना, अब वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो ये जी इस तरह के बयान जो है ना, जिससे आम आदमी का एतमाद खत्म हो जाए सियासी और जमहूरी हुकूमत पे कि इसके दौरान भी मुजरम पकड़े जा सकते हैं और उनका एहतसाब हो सकता है, ये अगर इंप्रेशन न रहा और मायूसी हुई आम आदमी को। ये इंप्रेशन तो है ही नहीं ग्राउंड पर। एक्चुअली हमें ये इंप्रेशन बिल्ड करना है, लेकिन वो करना तो दूर की बात, बल्कि हम उसके अगेंस्ट ही चल रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि इस तरह के बयान जो है ना, उसके नतीजे में वो अनासिर अगर मौजूद हैं कहीं के जो गैर जमहूरी किसी हुकूमत की ख्वाहिश कर रहे हैं, उनके अज़ाइम को तक़वियत मिल सकती है और आम आदमी का रुझान उधर जा सकता है।
आम आदमी का रुझान तो अभी ये देखें कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, कौमी असम्बली में इस पर बात की गई है कि 2.5 साल में 4,600 अरब के कर्जे लिए गए हैं, 25% जो है हमारी बरामदात में कमी आ गई है। तो आम आदमी के लिए तो जीना भी दोबर है, तो आम आदमी की तो बात यहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं सुन रहा। कर्नल असद साहब, क्या आपको क्या लगता है इस वक्त हुकूमत को, क्या अभी भी हम ये समझ रहे थे कि हुकूमत को कोई खौफ नहीं है, अब वो खुलकर जो भी काम करेगी आवाम के लिए करेगी, पॉलिसी बना सकती है, क्या हुकूमत अभी भी डरी हुई है? क्या अभी भी उसको अपनी इस जमहूरी प्रोसेस से कोई खतरा नजर आ रहा है? देखिए ना, बात यह है कि अगर हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्लियर हों और उनकी प्रायोरिटीज़ हों कि हमने आवाम की खिदमत करनी है, चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो जाएँ। आई वुड सिंपली से इस हुकूमत को पिछले 2 महीनों में इनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखें, आप गौर करें, ये सारे जो कल के भी बयान आया है उसके पीछे देखें कोई ना कोई फैक्टर तो मौजूद है। आप ये देख लें, PIA को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, जिस तरह की ज़ुबान प्राइम मिनिस्टर ने और उनके वज़रा ने इस्तेमाल की, उसको एक तरफ देखें, उसको ज़रूर जहन में रखिए। इसके बाद आप आज़ाद जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, ठीक है, जिस तरह पे वहाँ पे एक वर्कर की डेथ हुई है और जो मसला हाइप कर गया और जिसने इवन आप से कि शायद कश्मीर काज को नुकसान पहुँचा रहा है और हमारी तरफ से बड़ा नेगेटिव मैसेज जा रहा है मकबूजा कश्मीर में। इसी के साथ अब आप नैब के ऊपर आ गए। नो आई वुड से कि देखें, हमारी मुआशी पॉलिसी तो किसी दुरुस्त सिमत में तो चल नहीं रही है। आपने खुद कहा 4600 अरब, हमसे ये टाइम लगता है 4600 अरब कहने में और काउंट करने में, लिखने में पता नहीं कितने जीरोस उस पर आते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ये भी देख लीजिएगा कि वो भी नहीं, 25% आपने खुद कह दिया कि आपकी वो एक्सपोर्ट जो है वो लेस हो गई हैं। सो दैट मीन इसी के साथ इनके ऊपर IMF का प्रेशर भी आ रहा है कि जी जो आपने कमिटमेंट्स की थी, जिसकी बेस पे आपने कर्जे लिए थे, वो एक अलग इशू आ रहा है। अच्छा, एक तो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं इनके ऊपर, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी हैं और प्लस अब ये नैब का प्रेशर भी आना शुरू हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर हुकूमत वक्त से कहना चाहूँगा कि नैब इज नो मोर, जिसको कहें कि एक उस तरह का इदारा है। लेकिन सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि क्या कोई खतरा है, क्या इस हुकूमत को कोई डर है, कोई खौफ है? अभी भी लगता है कि इस हुकूमत को आगे चलने में कोई रुकावट आ सकती है जिसकी वजह से वो अपने खौफ का इजहार यूं कर रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, इस हुकूमत को अल्लाह से खतरा हो सकता है और खुद से खतरा हो सकता है, बाकी इनको किसी से कोई खतरा नहीं है। ये खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी और को नहीं। इनकी तो नीयत ही ठीक नहीं, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। और नैब को पहले इन्होंने रेंजर्स को, आप उससे एक पोलिटिकल पार्टीज ने मतनाज़ा कराची में बनाया, रेंजर्स के ऑपरेशन को इफेक्ट किया, अब ये नैब को मतनाज़ा बनाने जा रहे हैं। बट एक चीज़ मैं ज़रूर आलिया आपसे कहूँगा कि नैब जो है ना, ये एक कानूनी इदारा है, इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इट इज़ नॉट अंडर द गवर्नमेंट, ना इसको डिक्टेट कर सकते हैं। दिस शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस इशू। और नैब के साथ आप उठसे कि इवन आम आदमी भी खड़ा है। मैं कहूँ नैब चेयरमैन से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, जो उन्होंने काम शुरू किया है, अब जिस तरीके से ये एहतसाब पे अब सही मानों में नैब ने चलना शुरू किया है, इसको उनको लॉजिकल एंड तक पहुँचाना चाहिए। अभी बात हो रही थी कि जी इन पे क्या नैब को किसी ने कोई हलाशेरी दी, कोई प्रेशर है? नो, देयर इज नथिंग ऑफ दैट काइंड। व्हाई? बिकॉज अगर ये चीज़ होती तो 2-3 ब्रिगेडियर्स, 5-6 इन्होंने कर्नल्स उठाए हैं इन्हीं चक्करों के अंदर, नैब ने उनको गिरफ्तारी जाहिर की, गिरफ्तारी डाली है। सो दैट मीन नाउ द स्टेज हैज कम जहां पे नैब है कि आर्मी चीफ ने जो कहा कि करप्शन के अगेंस्ट नो टॉलरेंस, तो ठीक है ना, वो हर एक को तो करप्शन में जो भी होगा, जिस तरह के केसेस चल रहे हैं उसमें किसी को भी मुआफ नहीं किया जाएगा और अंडर प्रेशर भी नहीं आएंगे इदारे। देखिए, इदारों को पहली बात तो यह है कि चेयरमैन नैब को किसी सूरत किसी के भी अंडर प्रेशर नहीं आना चाहिए, उनको मेरिट पे काम करना चाहिए। झूठे मुकदमात जो कि इस नून लीग का तुर्रम रहा है, जो उन्होंने 1998 में सैफुर रहमान साहब ने किए थे, नैब को किसी तरह की इस तरह के फाल्स मुकदमात में नहीं जाना चाहिए, जेन्युइन केसेस के ऊपर जाना चाहिए और उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, प्रोसिक्यूट करके उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहिए। और नैब का एहतसाब छोटे छोटे लोगों तक, आम लोगों तक ना हो, ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी गर्दनों वाले लोग हैं, हाँ, उन तक इनका रस्सा पहुंचना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। और यही एक इनको फियर है कि जब ये पहुंचेगा तो डेफिनेटली ये इनका कौन सा काम, आप सीधा आप मुझे बता देना। अभी आबिद सलमान साहब कह रहे थे कि जी ऑरेंज ट्रेन है, दे आर, ये देखें, ये झूठ बोल रहे हैं, ये चीट कर रहे हैं, लोगों को बता नहीं रहे, अंदर लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है कि फंडिंग कहां से आ रही है। उधर कहते हैं चाइना को बैंक है वो इसको फाइनेंस कर रहा है, फिर पंजाब बैंक से कहते हैं, फिर सो मच सो इनके अपने इतराफ कर चुके हैं कादरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब कि हमने उसको डाइवर्ट किया, वो हो गया। फिर सीपैक से कहते हैं, यानी यू नो 3-4 चीजों में उन्होंने कंफ्यूज किया है। और ऐसे कि आप लाहौर का हाल देखें जो उन्होंने कर दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या इस तरीके से तरह के मंसूबे होते हैं? फिर पूरे पंजाब का तालीमी बजट है 44 बिलियन,
180 बिलियन आप किस पे खर्च कर रहे हैं? ऑरेंज चैन के ऊपर। इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। हॉस्पिटल्स में आप चले जाएं, ताहिर रऊफ सब प्रोग्राम से पहले कह रहे थे कि उन्होंने कोशिश की, कोई पेशेंट था। प्रायोरिटीज के ऊपर एहतसाब होना चाहिए, करप्शन के ऊपर एहतसाब होना चाहिए। सलमान आबिद साहब, मुझे ये बताइएगा, आर्मी चीफ ने जब अपना एक असूली तौर पर मौकफ दे दिया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, उसके बाद हमने देखा है कि आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हो, कराची ऑपरेशन हो, उसके लिए वो पुरअज़्म दिखाई दिए और उन्होंने जिस तरह से वो मुतहरिक हुए, उससे लग रहा था कि अब वो अपने इस टेन्योर में कम से कम वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। क्या ये जो हमारे पास 10 महीने हैं उसमें कोई मंतकी अंजाम करप्शन का भी आपको नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ध्यान में रखिए कि ये आर्मी चीफ का फैसला है ना, ये हतमी फैसला नहीं होता, ये एक फर्द का फैसला होता है। रियासत के फैसले ऐसे नहीं होते। रियासत जिस वक्त फैसला करेगी ना, वो उस वक्त एक पूरा 10 महीने के बाद जब आएगा प्रोसेस, लेकिन सलमान आबिद साहब, जब रियासत फैसला करती है ना, तो फिर खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि जब गिलानी साहब ने फैसला किया था, वो कहते हैं मजबूरी होती है। गिलानी साहब, देखिए गिलानी साहब की बात कुछ और है, लेकिन मैं इसका जो फैसला है वो उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो एक्सटेंशन की हामी नहीं, लेकिन जिस वक्त रियासत फैसला करेगी तो देखेंगे क्या फैसला सामने आता है। इसलिए इस वक्त ये बहस बेमानी। असल जो चीज थी ना जी, उसमें एक और चीज है जिसको हम भूल रहे हैं, वो है टेररिज्म फाइनेंसिंग, जिसके ऊपर फौज का बड़ा फोकस रहा है, खासतौर पर सिंध के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है उसको भी हमने फोकस करना है। दूसरी बात है कि देखिए, खौफ तो बजा है पाकिस्तान के अंदर, ये सारा खेल तो पहले होता रहा है ना। ज़िया उल हक साहब भी जो अगर आप वो 58(2)B के तहत टूटने वाली हुकूमतें जो हैं उनको उठा लें, और वो जो सदारती तकरीर होती थी ना, चाहे वो जनरल ज़िया उल हक साहब ने की, गुलाम इसाक खान ने की, सदर लोगारी ने की, सारी तकरीर उठा लें, तो वो करप्शन के ऊपर ही होती थी ना, बदनवानी के ऊपर होती थी, एहतसाब के ऊपर होती थी। इसलिए खौफ तो सियासी हुक्मरानों पे होता है कि सही हमें जो है ना कोई एहतसाब के नाम पर हमें कोई लपेटना न दिया, जिसका इजहार नवाज शरीफ साहब ने भी कल अपनी तकरीर में किया। सवाल ये है, जो मेरा पॉइंट है, अगर सियासी जमातें और सियासी हुकूमतें खुद से एहतसाब के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को इंश्योर करें, तो ये वैक्यूम क्यों क्रिएट हो? क्यों फिर लोग ये मुतालबा करना शुरू कर दें और बैनर लगाना शुरू कर दें कि जनाब आर्मी चीफ साहब आप ये भी करके जाएं, आप ये भी करके जाएं, आप ये भी करके जाएं। और आप देखिए ना कि करप्शन के लिए सर, आप देखिए ना, आप लोगों से जाके, आम लोगों से उठाइए मेरे साथ कैमरा, और अभी हम चलते हैं जरा किसी माल रोड के ऊपर या किसी अनारकली चौक के ऊपर और लोगों से पूछते हैं, तो लोग हुकूमत से ज्यादा तवक्को जो है ना वो राहील शरीफ से करेंगे। वो कहेंगे नैब साहब जिंदाबाद, आप लगे आगे जनाब, करप्ट लोगों को पकड़े। वजह यह है कि जिन लोगों को यह काम करना चाहिए था और चाहिए है, वो करने के लिए तैयार नहीं है। वो एक सियासी समझौता करके, कोई सिंध में बैठा गया है, कोई केपीके में बैठ गया, इमरान खान को भी जाके एक वर्स्ट पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया, कोई यहां पे भी लाके। और अभी ये जो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है, ये एक और इंडिकेशन दे रही है। हो सकता है आप देखिएगा पार्लियामेंट में एक ऐसी अमेंडमेंट आएगी, जैसे अमेंडमेंट जो है केपीके ने की है, कि जनाब अब आपने किसी को पकड़ना होगा, हाँ जी, अब आपने किसी को पकड़ना होगा, पहले आप हमसे अप्रूवल लेंगे। अगर मिसाल के तौर पे आपने किसी ब्यूरोक्रेट को पकड़ना है तो आपको चीफ सेक्रेटरी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आपको किसी अरकान असेंबली को पकड़ना है तो आपको पहले स्पीकर से या हुकूमत से लेनी पड़ेगी। ये कदगन लग सकती है। और इसमें पीपल्स पार्टी भी पेश होगी, उसमें एमकेएम भी पेश होगी, उसमें पीएमएलएन भी पेश होगी। उनके पास तो अभी जवाब होगा ना कि केपी के हुकूमत कर चुके हैं ना, तो अब इमरान खान किस तरह से तनकीद करेंगे, क्योंकि वो खुद कर चुके हैं। और फिर ये मैं कह रहा हूं कि देखिए ये मसला क्या है, मसला सारी नीयत का है। और वो नीयत जो है वो हमारे हुक्मरानों की ये है कि ठीक करने के लिए डंडा चाहिए या नहीं चाहिए। मेरी बात, मैं तो फिर आपसे सिंपल सी बात कर रहा हूं कि अगर आप वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो कोई ना कोई तो उस वैक्यूम को फिल करता है। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर। नजर आ रहे हैं मैं अगर ये लड़ाई जो है आगे बढ़ती है, जिस तरह से केपीके कर चुका है, सिंध कर चुका है पहले के पहले, और अगर पंजाब में भी ये काम करना है और वफाक कह रहा है कि हम नैब अपने दायरे कार में रहे। अभी चंद दिन पहले तक वो इस नैब के बारे में कसीदे गाता था, चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब के बारे में तारीफ और तौसीफ करता था। अब अगर वो ये करेगा तो क्लैश तो हो जाएगा ना। तो फिर आपने इदारों को और हुकूमतों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर देना है। तो मैं ये समझता हूं कि ये ठीक नहीं है, इससे बेहतर आगे चीज नहीं बढ़ सकेगी। और फिर वो जो आप जिस जमहूरी निजाम को बचाना चाहते हैं वो बेखतरे में पड़ेगा ना। उसके ऊपर लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे कि जी आपने एहतसाब करना था, आप कर ही नहीं रहे। लेट्स हैव अ ब्रेक हियर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। और हम बात करें कि एहतसाब के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसके अब असरात क्या हो सकते हैं मुमकिना तौर पर। अब वजीर आजम साहब ने तो नैब के ऊपर तनकीद कर दी, अब तनकीद के बाद क्या होगा? क्या नैब प्रेशराइज हो सकेगा या फिर वो इंडिपेंडेंट कार्रवाई करेगा? वो किसी के खिलाफ भी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई भी हो, और सब उसकी जद में आएंगे और सबका एहतसाब होगा। ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि असरात इसके क्या होंगे। और खासकर
पीटीआई एक हम समझ रहे थे कि वो एक तब्दीली के तौर पर आई है और वो इस स्टेटस को का और इस सब निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेगी, और केपीके में हम एक रोल मॉडल के तौर पर एक सूबे को देखना चाह रहे थे और खासकर एहतसाब भी देखना चाह रहे थे। वो एहतसाब भी केपीके में मुस्लिम लीग नून की तरह, पीपल्स पार्टी की तरह वही सिस्टम की नज़र हो गया जो यहाँ पर वफाक में या सिंध में है। वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतसाब कमीशन बनाया। एहतसाब कमीशन का हाल ये था कि वहाँ पर खुद जो उनके डीजी हैं हामिद खान साहब खुद कह चुके हैं मीडिया पर आकर कि इस एहतसाब कमीशन में जो लोग हैं वो काबीना का हिस्सा हैं। तकरीबन 50-70% काबीना में बैठे हुए लोगों के पास लोगों के ऊपर इंक्वायरीज चल रही हैं, और बाद में तो ये भी आ गया कि जो सीएम केपीके है उनके खिलाफ भी एक केस है और उनके खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है। तो ये यहाँ पर सब इस हमाम में सब एक जैसे हैं, यहाँ पर किसी का भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई बेहतर परफॉर्म कर रहा है। रऊफ ताहिर साहब ये बताइएगा कि अब इसके बाद असरात क्या होंगे? क्या नवाज शरीफ साहब ने जो पैगाम देना था नैब को या जिनको भी देना था वो दे चुके हैं, अब मामला फिर रफा दफा हो जाएगा और यहाँ पर नैब फिर जो है वो अपना जो एक्टिव था वो थोड़ा कम हो जाएगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि नैब जो है वो इससे मुतासर होगी। अलबत्ता ये इम्कान मौजूद है कि असम्बली में कोई बिल लाने की कोशिश की जाए, और अगर वो बिल इस गर्ज के लिए आता है कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो और बेजा पकड़ धकड़ से गुरेज किया जाए, और नैब के लोग, इवन ये FIA पे भी ये इल्ज़ाम आता है कि उसके लोग जो है, बाज़ लोग अपने मकासद के लिए, मकासद कई हो सकते हैं, उसके लिए अपने लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं और प्रॉब्लम पैदा करते हैं, उसका सद्देबाब हो। तो ये मुमकिन है कि पार्लियामेंट के जरिए कुछ चीज़ें लाने की कोशिश की जाए। बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है जी कि सिंध और KPK की हुकूमतों ने जो किया है, मेरा ये ख्याल है कि इस पर गौर ज़रूर होना चाहिए। आलिया, देखिए, आपका ये दफ्तर है ना, अगर इस दफ्तर का कोई आदमी मतलूब है किसी इदारे को इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो क्या इसका तरीका ये होगा कि वो दीवारें फलांग के आए और उस आदमी को उठा के ले जाए, या ये मुनासिब होगा कि इस दफ्तर का कोई इंचार्ज भी होगा ना, इस दफ्तर में कोई जिम्मेदार भी होगा, उससे बात की जाए कि हमें फला आदमी मतलूब है, हम इसे लेके जा रहे हैं, ठीक है, ताकि एक डिसिप्लिन चीजों का होता है ना। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर तो मकसद ये है जी कि किसी MPA को अगर पकड़ना है तो स्पीकर, आपकी पंजाब की मेगा जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं सारे आउट ऑफ द पार्लियामेंट बन रहे हैं। आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट 180 तक जा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, 180 उस पर अमाउंट तक जा रहे हैं, और किसने कहा आपको अप्रूवल नहीं है? नहीं, ज़हीम कादरी साहब ने, मैंने कहा ज़हीम कादरी साहब से पूछे, जरूरत नहीं है। ज़हीम कादरी साहब से पूछे, इस पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं है। देखिए ना, जब आप एक मेगा प्रोजेक्ट लेके आएंगे, इतनी ह्यूज अमाउंट खर्च करेंगे, तो आप उसको मंजूर तो करवाए ना कहीं से। PC1 कहां है, PC2 कहां है, और उसकी अप्रूवल। अब ये जो आपके एडवोकेट जनरल साहब ने क्यों रिजाइन किया है? इसलिए कि आप उनके साथ गलत बयान नहीं कर रहे हैं। अगर ये पार्लियामेंट से मंजूर शुदा होता तो अपोजिशन इसके ऊपर एहतजाज क्यों करती? मुझे बताइए। सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हमारे यहाँ गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह पर इश्यूज आ रहे हैं। कौन आएगा इस निजाम? मैं तो पहले कह रहा हूं कि देखिए, पहली बात तो यह है कि ये खुद ठीक कर लें, लेकिन अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो मैं माजरत चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर हमारी सियासी तारीख बड़ी तल्ख है, वो फिर वैक्यूम जो क्रिएट होता है वो एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, और फिर आपकी आस जो है, देखिए ना कैसा अजीब व गरीब मुल्क है कि हम एक जमहूरियत चाहते हैं, हम सब जमहूरियत चाहते हैं और जमहूरियत से तवक्कुआत रखते हैं, लेकिन जमहूरियत से ज्यादा तवक्कुआत हम आर्मी चीफ से लगा के बैठ गए और उनसे कह रहे हैं कि जी वो आके कुछ करें। तो ये डायलेमा है हमारी पॉलिटिकल क्लास का, जिसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो आपको मैंडेट मिला है, इस बात पे नहीं मैंने मिला कि आप 5 साल इक़्तिदार में बैठे, बल्कि इस बुनियाद पे मिला कि आपने इदारों को ठीक करना है। मसलन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर नैब के बारे में कोई प्रॉब्लम थे तो 3 साल से प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं उन्होंने उसके अंदर रिफॉर्म्स की? किसने उनका हाथ पकड़ा हुआ था? जब सिंध में हो रही थी तो शादियाने बजा रहे थे, KPK में हो रही थी तो शादियाने बज रहे होंगे, फला जगह पे हो रही। अब जब अपने घर में आई है तो आपको लग रहा है कि ये नैब तो अपने हदूद से तजावुज़ कर रहा है। भाई सवाल ये है कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है। एक मैं आपको बड़ा लतीफा सुनाता हूं। अभी एक जापान में कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मुल्कों में करप्शन के बारे में बातें बतानी शुरू की। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ जब करप्शन का बड़ा केस आता है तो उसमें फिर ये होता है, फिर ये होता है। तो उसने पाकिस्तानी से पूछा कि आप बताइए जी, आप कि वहां पाकिस्तान में क्या होता है? उसने कहा जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा करप्ट आदमी पकड़ा जाता है वो पकड़ने के बाद विक्ट्री का स्टैंड बनाता है, जमहूरियत जिंदाबाद का नारा लगाता है। यह अजीब तमाशा है कि आप जमहूरियत को ढाल बनाते हैं और अपनी करप्शन को छुपाना चाहते हैं। अच्छा, अगर इन्होंने करप्शन नहीं की तो फिर करप्शन आलिया आपने की है, मैंने की है, इन्होंने की है, रऊफ ताहिर ने की है, किसने की है करप्शन? देखिए ना, आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो कोई इतनी मासूम तो नहीं है।
आपके यहाँ जो अदालती निजाम है उसमें भी बड़े नुक्स हैं, आपके यहाँ सियासी निजाम के अंदर बड़े नुक्स हैं, हमारे यहाँ फौजी हुक्मरान जो है इंटरनेशनल कैसे इनको क्लीन चिट सर देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो ना वो करती है कैलकुलेशन। मिसाल के तौर पे अगर इस दफा 2 पॉइंट नीचे गिर गई है करप्शन तो ठीक है, उसमें तो कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा कि करप्शन खत्म हो गई है। अगर कल वो 60% थी आज 58% हो गई है तो आपने बड़ा तीर मार लिया। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल थी ना, जिसने पहला जो गेज किया था 175 में से वी वर 127, इसके बाद 167 में से हम आए 118वें नंबर पे। करप्शन वही की वही है, वो फिगर्स का फर्क पड़ा है। और आप हर चैनल पे जाके देखें तो हुकूमती वज़रा वो कह रहे हैं कि करप्शन कम किया। रऊफ ताहिर साहब मुझे ये बताइएगा कि एट द एंड क्या होगा, क्या इस प्रोग्राम के बाद वजीर आजम का बयान भी खत्म हो जाएगा और नैब को जो मैसेज देना था वो भी खत्म हो जाएगा, या फिर इसका कोई हमें अंजाम भी नजर आ रहा है? लेकिन इसका अंजाम तो बखैर होना चाहिए, ठीक है, इसका अंजाम बखैर होना चाहिए। और मैं इस नुक्ता नज़र का तो हामी नहीं हूँ जी कि अगर हुकूमत की तरजीहात ख़राब हैं, वो अस्पतालों की तरफ तवज्जो नहीं दे रही और उसके बाद स्कूलों की तवज्जो नहीं दे रही, देनी चाहिए। मुझे इस पर अभी मेरे एक दोस्त अस्पताल में गए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अस्पतालों में मसाइल कितने संगीन हैं। लेकिन इसका इलाज जो है वो ये है कि वोटर जो है वो 2.5 साल बाद इन्हें निकाल बाहर करे और उन लोगों को ले आए जिनके पास बेहतर निज़ाम हो। फौजी गैर जमहूरी और गैर सियासी निज़ाम जो है ना वो इसका मुतबादल नहीं हो सकता, ना हमें उसकी ख्वाहिश करनी चाहिए। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि वो लोग जो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं और मुझे पार्लियामेंट की बालादस्ती किए जाते हैं वो कहते हैं अब कौमी हुकूमत बननी चाहिए, इसको कर जाना चाहिए। पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट से अहम फैसले ले और पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ आगे बढ़े, वरना मैं जुबानी दावों से बात नहीं बनेगी। जी कर्नल असद साहब, आप क्या कहते हैं कि जो जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते थे अब वो खुद कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनके इस हुकूमत को रुखसत हो जाना चाहिए? क्या ऐसा, क्या कोई ऐसा ऑप्शन आ सकता है? मैं समझता हूं कि इस जमहूरी हुकूमत को चलना चाहिए। एंड आई वुड से कि अगर मेरे हाथ साफ है ना तो मुझे किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज अगर नैब के बारे में कही है तो नैब के जो लोअर स्टाफ है अगर उसमें से वाकई किसी ने किसी के साथ ज्यादती की है तो चेयरमैन नैब का काम है कि अपने घर को थोड़ा सा चेक कर लें। बट दिस प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू। डेमोक्रेसी को रहना चाहिए, डेमोक्रेसी को अपने गिरबान में जरूर ढांकना चाहिए। क्या देख रहे हैं सलमान आबिद साहब? देखिए मैं तो देख रहा हूं कि अगर ये पार्लियामेंट में जाके कोई अमेंडमेंट लेके आते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि केपीके ने की है, तो उससे नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा इदारों के दरमियान और उससे बदमज़गी पैदा होगी और उस पर हुकूमत की साख जो है वो बुरी तरह से मुतासिर। सलमान आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल असद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, रऊफ ताहिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि कौन किसके गिरेबान पर हाथ डाल रहा है, सवाल यह है कि अवाम इसमें पिस रहे हैं और इस जमहूरी निजाम की बका भी इसी में है कि आप एहतसाब के निजाम को शिफाफ तरीके से बनाएं और एहतसाब के अमल को आप फेस करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरा रास्ता, दूसरी ऑप्शन अवाम के पास भी है और ऑप्शन आजमाने वालों के पास भी है। आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।